हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना एवं उसकी विशेषताएं। संविधान की प्रस्तावना हम लोग इससे पहले पढ़े थे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। आज पढ़ेंगे संविधान की। तो हमारा जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसके बाद दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है और उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकारा जाता है। क्या किया जाता है? संविधान की प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकारा जाता है। देखते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है क्या? ये हमारी प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का, भारतीय संविधान का एक निचोड़ है। एक संक्षेप में दर्शाया गया है कि हमारा संविधान है किस प्रकार का होगा, उसकी सार गर्भित कहते हैं, उसका संक्षेप में सार जो दिया हुआ वो हमारे किस में प्रस्तावना में दिया गया है। किसमें दिया गया? प्रस्तावना में दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होंगी। ठीक है, उन सभी के बारे में वहाँ पे बात की गई है। हमारी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसके हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी भी बाह्य या विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपने देश की पब्लिक के लिए, जनता के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और उसे लागू कर सकती है। वो किसी भी देश के साथ में युद्ध कर सकता है, शांति समझौता कर सकता है और वो व्यापार कर सकता है। वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। वो किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा अर्थ है समाजवादी। समाजवादी का तात्पर्य है कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें लोगों के साथ में, समाजवादी का मतलब है लोगों का समाजवाद, जनता का, लोकतंत्र मतलब लोगों का समाजवाद। ऐसा समाजवाद जिसमें किसी भी आधार पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वर्ग विभेद, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को, भारतीय नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। उसके बाद में अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये भारतीय संविधान में और समाजवादी, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। क्या इनको जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष, ये शब्द पहले था धर्मनिरपेक्ष। क्या था? धर्मनिरपेक्ष। इसको पंथ निरपेक्ष में, अपने धर्मनिरपेक्ष को चेंज करके पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि भारतीय जो राज्य होंगे, राज्य किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देगा, बल्कि वो सभी धर्मों को एक समान
समभाव की दृष्टि से देखेगा और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है लोगों का शासन, लोक का तंत्र अर्थात जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता का शासन, जनता द्वारा स्थापित शासन और जनता के लिए शासन। लोकतंत्रात्मक का मतलब अर्थ होता है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा ही स्थापित शासन होता है। गणराज्य का तात्पर्य होता है संघात्मक शासन। कैसा? संघात्मक शासन। गण का मतलब अर्थ होता है संघ और राज्य का गणराज्य, संघ राज्य। तो हमारा जो भारतीय संविधान में जो गणराज्य की परिभाषा दी गई, इसमें ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा, गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा संघ राज्य, वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। जबकि भारतीय राष्ट्रपति जो होता है, गणराज्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यहाँ का राष्ट्रपति जबकि चुना जाता है, क्या होता है? निर्वाचित होता है। और ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? वो वंशानुगत होता है। तो हमारा जो गणराज्य है वो क्या है? अटूट राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में क्या कहा गया कि मेरा जो संघ राज्य है वो अटूट राज्यों का एक संघ है, क्योंकि राज्य जो हैं वो एक संघ से मिलकर बने हैं, वो उसी में नहीं थे। उसके बाद हमारी जो हमें न्याय प्रदान करता, हमारी प्रस्तावना जो है लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब है कि हमें समाज में किसी भी वर्ग, विभेद, जन्म, स्थान, लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ में समान व्यवहार होगा, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। ये सभी बातें की। आर्थिक आधार पे सभी को जो जो सरकारी संसाधन होते हैं, जो सार्वजनिक तौर पे होते हैं, वो क्या होते हैं? उन पे सभी का समान अधिकार होगा। आर्थिक मतलब होता है किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जो काम करेगा उसको मजदूरी मिलेगी और उसे क्या होगा कि किसी भी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता, सभी को समान आर्थिक न्याय के अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक न्याय क्या होता है? सभी को समान, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य लोकसभा का सांसद बन सकता है, वो राज्यसभा का सांसद बन सकता है, वो किसी भी सदन के चुनाव लड़ सकता है, उसके पास एक राजनीतिक अधिकार है। उसके बाद हमें प्रस्तावना जो है स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। विचार, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे के विचारों को आप मान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और नहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अभिव्यक्ति मतलब होती है आप अपने विचारों को किसी भी रूप में लिख सकते हैं, लिख के प्रसारित कर सकते हैं, बोल करके बता सकते हैं, और आप किसी भी कहते हैं टीवी सीरियल, मतलब दृश्य के रूप में भी दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दृश्य के रूप में भी उसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद विश्वास, आप किसी चीज़ पे विश्वास रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते। धर्म की स्वतंत्रता होती है, आप धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। उपासना मतलब होता, उपासना का अर्थ होता पूजा पाठ, आप पूजा पाठ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसकी अपनी एक स्वतंत्रता होती है। उसके बाद होती समता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही है। प्रतिष्ठा मतलब समाज में किसी भी वर्ग के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं, उसे समाज में समान रूप से क्या होगी? प्रतिष्ठा मिलेगी, उसे सम्मान मिलेगा। अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में यह बात कही गई, लोक नियोजन में अवसर की समता, कि सरकारी नौकरियों में या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान होगा। कैसा समान अवसर प्रदान होगा? किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम अदर राज्य से हो, तुम इस राज्य से नहीं हो, तुम जनजाति हो, तुम आदिवासी हो, किसी भी तुम पिछड़े हो, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ में समान, उसे समान अधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद होता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को निश्चित करना,
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी वो अधिकार प्रदान करती है। क्या करती है? अधिकार प्रदान करती है। और बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब होता भाईचारे की भावना। हम सभी देश के नागरिक एक भाईचारे की भावना से देश को उन्नतशील बनाने के लिए कर्म करेंगे, ना कि ये करेंगे कि हम जाति और धर्म और मजहब के आधार पर एक दूसरे से अलग होते रहेंगे और आंतरिक षड्यंत्रों में शामिल होते रहेंगे। हम एक भारतीय होकर के, क्या भारतीय नागरिक होकर के मुझे देश की बंधुता भाईचारे को बढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को प्रस्तावना में क्या होता? संशोधन होता है। क्या होता? प्रस्तावना में संशोधन होता और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। किसको? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा जाता है। समाजवादी जानते ही हैं, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। कैसा समाजवाद? लोकतंत्रात्मक समाजवाद, भारतीय समाजवाद होता है। पंथनिरपेक्ष कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देगा, वो सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करेगा। अखंडता, देश को अक्षुण्ण बनाए रखना। क्या? देश को अक्षुण्ण बनाए रखना, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम देश को टूटने नहीं देंगे। आगे है प्रस्तावना भारत के नागरिकों को कौन कौन से न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्योंकि सामाजिक मतलब क्या होता है? कोई भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं या सामाजिक, सभी को समाज में समान अधिकार है, वो उनका उपभोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि तुम उसको भेदभाव के आधार पे उसे तुम नहीं इसका यूज कर सकते हो, तो ये नहीं। आर्थिक आधार पे सभी को अपनी आर्थिक पैसा कमाना, खर्च करना, जीविकोपार्जन, ये सभी उसके अधिकार है। राजनीतिक अधिकार, वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पार्टी या संघ में अपनी पार्टी बना सकता है, ये सभी उसके अधिकार होते हैं। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करती है? विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है हमारी प्रस्तावना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। हमारी प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? भारत की जनता। क्या? भारत की जनता वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होती है। क्या होती है? वही जो होती है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होती है। क्योंकि हमारी सरकार से ऊपर क्या होती है? सरकार से ऊपर होती है हमारे संविधान, और संविधान से भी ऊपर होती है हमारी जनता, जिसमें समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। कि अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम करती है, तो सरकार गलत काम करती है, तो उसके ऊपर कौन सा संविधान बैठा है कि आप संविधान के नियमों के अनुसार ही काम करेंगे। अगर संविधान में भी कुछ संशोधन करना है, तो भारत की जनता को, उसके हित को, लोक हित को ध्यान में रखकर ही उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वो अपने देशवासियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए कोई भी कानून बना सकती है, उसको पालन करा सकती है, किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकती है, शांति समझौता भी कर सकती है, किसी भी देश के साथ में व्यापार कर सकती है, कुछ भी वो कर सकती है, वो उसके अपने अधिकार हैं। वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अगला है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है कि भारत का समाज जो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा? लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला वर्ड है पंथनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य जो होता है वो किसी भी एक धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं प्रदान कर सकता। वो जितने भी धर्म होते हैं वो सभी के साथ में समान संरक्षण का, उन सभी धर्मों का के साथ में समान संरक्षण का व्यवहार करेगा। वो सभी धर्मों को समान मानने के लिए ये नहीं है किसी भी धर्म को ना ग्रहण करो, इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगा सकता।
लोकतंत्र, लोकतंत्र का तात्पर्य होता है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। जनता का शासन, जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है, ये लोकतंत्र का तात्पर्य। गणराज्य, इसका तात्पर्य होता है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होता है। गणराज्य का तात्पर्य होता है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। न्याय, हमें 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की हमें क्या प्रदान करती प्रस्तावना, समानता प्रदान करती कि अपने गर्व से क्या होता है, गरिमापूर्ण जीवन की समानता। उसके बाद अवसर की समानता, अवसर मतलब होता है लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 की बात की थी मैंने इससे पहले, लोक नियोजन में अवसर की समता, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पे घूमने की समान स्वतंत्रता क्या होती, सार्वजनिक नौकरियां जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, उसमें सभी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। उसके बाद है बंधुता, बंधुता का तात्पर्य होता है भाईचारे की भावना। हम देश में रहेंगे तो एक इंडियन, एक भारतीय होने के नाते एक भाईचारे की भावना से रहेंगे, ना हम धर्म और मजहब और जाति और लिंग के आधार पर हम भेदभाव या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये भेदभाव करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश का ही नुकसान होगा। इससे हमारे देश में क्या होगा कि एक हिंसा फैलेगी, एक हमारे समाज को विच्छेद होगा, टूटेगा, जिससे बिखरेगा, क्योंकि हम लोगों में एक दूसरे के प्रतिहीन भावना पैदा होगी। इससे क्या होगा कि देश की शांति जो है वो भंग होगी, अशांति आ जाएगी, लोग विद्रोह करने लगेंगे। इसलिए हमको बंधुता, भाईचारे की भावना से हमें रहना है। उसके बाद कहा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। 1960 का केस आता है, इनरी वीरवारी केस 1960 में। इसमें कहा जाता है कि इस केस में कहा गया कि हाँ, संविधान जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। इनरू वीरवारी केस 1960 का होता है, इसमें कहा गया प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद 1973 में केस आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण केस, जिसमें आज तक सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने? 13 जजों की। इससे बड़ी जजों की बेंच आज तक नहीं बैठी गई। जो ये केरल के होते हैं, एक मठ के स्वामी होते हैं केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अभिन्न अंग है। क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में कहा गया संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके। क्या? मूल ढांचे के अलावा कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के अलावा। इसमें और कहा गया कि उद्देशिका जो है या प्रस्तावना जो है वो न्याय योग्य नहीं है। क्या है? इस पे न्याय नहीं हो सकता, कि ये न्याय योग्य नहीं है कि आप इसको कहाँ ले जाके सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस कर दो कि इसमें हम ये संशोधन करना। तो कहा कि ये न्याय योग्य नहीं है। जैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ें न्याय योग्य होती हैं, उसमें क्या हो जाए, उसमें संशोधन हम सुप्रीम कोर्ट के तहत करवा सकते हैं, तो ये न्याय योग्य नहीं है, इसमें कोई भी वो काम हो सकता। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस आता है। इसमें कहा गया, वही बात दोहराई गई कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है। उस समय जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में न्यायमूर्ति जो समय मुख्य न्यायाधीश थे, हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? हिदायतुल्लाह थे। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। कहा प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। के.एम. मुंशी ने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। क्या है? की नोट्स है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन नंबरिंग के हिसाब से 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, लेकिन वैसे इसके 450 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद
395 हैं, लेकिन वर्तमान में जो नंबर वैसे देखा जाए तो साढ़े नंबरिंग के हिसाब से 395, लेकिन वैसे 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में देखो तो गया तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी हो गई? 12 हो गई। भाग कितने हैं? 22 हैं। लेकिन वर्तमान में भाग देखोगे नंबरिंग के आधार पे आज भी 22 है, लेकिन वैसे भाग देखोगे तो कितने हो गए? 24 हो गए। कितने हो गए? 24 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 24 भाग हो गए। इस समय 24 भाग हो गए। जबकि कहा गया कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। कितने? 253 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान कैसा है? एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, जबकि अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, वही कार्यकारी या कार्यपालिका का मुख्य कार्यकर्ता होता है। क्या होता है? वही कार्यकारी प्रणाली जो होती है उसका शासन का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति ही राज्य का सर्वोसर्वा होता है, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, जबकि मुख्य कार्यकारी जो कार्य का संचालन जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। भारत का संविधान और भारत में संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसके? ब्रिटेन के संविधान पे आधारित है। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन इंग्लैंड का जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है। क्या होता है? वंशानुगत होता है। भारतीय संविधान में संशोधन विधान की सर्वोच्चता है। क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन की क्या है? सर्वोच्चता है। आप भारतीय संविधान में सर्वोच्चता कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकत्व को अपनाया गया है। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली। किसके? ब्रिटेन के संविधान से। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका के संविधान में राज्य की अपनी अलग नागरिकता और देश की अपनी अलग नागरिकता है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया, जबकि भारत में क्या? एकल नागरिकता। हम भारतीय नागरिक। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं, वो स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता। क्या होता है? नम्यता। क्या होता है? नम्यता। नम्यता, नम्यता और अनम्यता का क्या होता है? नम्यता और अनम्यता का समान मिश्रण है, अनोखा मिश्रण। अनम्यता का अनोखा मिश्रण, अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। कैसा है? हमारा भारतीय संविधान जो है ना तो बहुत अधिक कठोर है, नम्यता का मतलब, और ना तो बहुत अधिक लचीला है। नम्यता का मतलब ना तो बहुत अधिक लचीला है और ना ही हमारा बहुत अधिक कठोर है। तो हमारा भारतीय संविधान जो है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। भारत का संविधान ना तो बहुत लचीला है और ना ही बहुत कठोर है। क्या है? बहुत कठोर है। किसने क्या कहा भारतीय संविधान के बारे में?
किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है? केसी हुइयर जो थे, केसी हुइयर थे, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? अर्ध संघीय संविधान कहा हुआ। फिर उसके आगे भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान जो है वो आवश्यकता से अधिक कठोर है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? केसी हुइयर जो थे वो बहुत बड़े संविधान के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कहा, और सर आइवर जेनिंग्स भी थे, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। उसके आगे किसका कथन है? कहता है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यह कथन है सुभाष कश्यप का। हमारे यहाँ सुभाष कश्यप जो हैं बहुत बड़े क्या हैं? विश्वासी, जिनका खुद ने एक संविधान लिखा है। क्या भारतीय संविधान को सुभाष कश्यप ने, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने लिखा है? तो उन्होंने क्या कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, अब प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। क्या है? अट्टालिका है। उसके आगे, यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन भी सर आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का कथन है कि सर आइवर जेनिंग्स का कथन है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। कैसी सशक्त प्रवृत्ति दिखती है? जिसमें एक केंद्रीकरण है, उसकी बात दिखती है। अगला कथन है भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। कहा गया कि ये संघात्मकता जो होती उसके तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, क्योंकि बिल्कुल एकल संघात्मक की बात नहीं कही गई। यहाँ पर राज्यों को भी उनके अधिकार दिया गया, इसलिए उन्होंने कहा तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। ये कथन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। किसने कहा भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन जो थे, उन्होंने कहा भारतीय संविधान को क्या कहा? सहकारी संघवाद की संज्ञा दी। किसकी? भारतीय संघवाद की संज्ञा दी। ये कथन है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना, ये देखो प्रस्तावना जो है, लिख लेना, लिख नहीं रहा, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है या की नोट्स है। ये कथन के.एम. मुंशी ने कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। के.एम. मुंशी ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संविधान की आत्मा किसको कहा है? कि अनुच्छेद 32 को कहा है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ ये क्लास पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों।